हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वरुण चित्रा और लर्निंग कैप्सूल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में मैं एक लाइव मॉक देने वाला हूं, वो भी एसबीआई क्लर्क मेंस का। आज एसबीआई क्लर्क मेंस का एक लाइव मॉक होने वाला है और आज की क्लास में आप लोगों को कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठना है। क्यों? क्योंकि आज की क्लास को आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है। अब आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जब आप एग्जाम में जाओगे, आपके सामने जब 35 मिनट आपके सामने होंगे, तब आप उस 35 मिनट में कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे? कैसे आपको पता चलेगा आप 100% एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं? तो मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, डोंट वरी, है ना? तो एक्सप्लेन करूंगा, ऐसा नहीं मैं अपने धुन में लगा हूं। मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं हर एक चीज आपको बताऊंगा। एज अ स्टूडेंट आपको क्या क्या चीजें ध्यान में दे रखनी है, क्या क्या चीज ध्यान देनी है। मैं इस क्लास को दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, मतलब इस पर्टिकुलर मूक को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक पार्ट होगा जिसके अंदर अपन मिक्स क्वेश्चन कर रहे होंगे, मिक्स क्वेश्चन मतलब विदाउट आरसी, और एक पार्ट होगा जिसमें मैं आपको रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ। रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन बोल लो या आरसी बोल लो। अगर पैराजंबल हुआ तो वो पैराजंबल अपन रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन जब करेंगे उसके साथ पैराजंबल करेंगे। आज मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन छोड़ करके, पैराजंबल अगर आता है इन केस तो पैराजंबल को छोड़ करके मैं आपको सारे मिक्स क्वेश्चन करने की अप्रोच और स्ट्रेटेजी और तरीका बताऊंगा किस तरीके से हम 100% एक्यूरेसी के साथ स्कोर करेंगे। आप में और मुझ में फ़र्क देखिएगा, मैं किस तरीके से मॉक को देता हूँ, क्या फीलिंग होती है जब मैं मॉक को दे रहा होता हूँ, मैं किस तरीके से सोचता हूँ, मैं कौन-सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करता हूँ। मतलब आज आपको है ना कॉपी पेन नहीं लेना है। मस्त आराम से भले ही लेट जाइए, भले ही बैठ जाइए, कान में ईयरफ़ोन लगा लीजिए, आराम से मस्त चिल माइंड के साथ ये क्लास को देखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास क्योंकि एग्ज़ाम जस्ट आने वाला है। एग्ज़ाम से पहले ये क्लास आपको डायरेक्शन देगी कि किस तरीके से आपको मॉक लगाने हैं। तो आज की क्लास में आप मिक्स वाले क्वेश्चन देख लो, फिर आप है ना रीडिंग वाली क्लास में रीडिंग और पैराजंबल किस तरीके से मैं करता हूँ वो देख लेना। तो आज देखते हैं 35 मिनट के अंदर मैं 40 क्वेश्चंस में से कितने कर पाता हूँ और कितने मेरे सही होते हैं, कितने मार्क्स आते हैं। हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ मैं एक्सप्लेन करूंगा, है ना? तो हो सकता है कि मैं कम अटेम्प्ट कर पाऊं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कम अटेम्प्ट कर पाऊंगा क्योंकि मुझे डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर मैं अपनी धुन में लगा रहूंगा तो क्लास मोनोटोनस हो जाएगी। कोई कोई भी फायदा नहीं है। आप सिंपल अगर मेरी क्लास देख रहे हैं, मैं उसमें लगा हुआ हूँ, आपको समझ में भी नहीं आएगा, फिर बाद में उसको पूरा एक्सप्लेन करना, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं कोशिश करूंगा 35 मिनट का मौका है तो 40 मिनट के अंदर अंदर ही क्लास रहे। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज हम एक मॉक ले रहे हैं और उसमें से मैं मिक्स क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाला हूँ। देखते हैं क्या स्ट्रेटेजी रहती है, किस तरीके से मैं अटेम्प्ट करता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉक। तो अपन ने एक मॉक दे दिया था, पेड बैच में मॉक मैं दे चुका हूँ। अब अपन फोर्थ मॉक ले रहे हैं। ठीक है, एक फोर्थ मॉक ले रहे हैं क्योंकि फोर्थ वाले मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने कहा था सर फोर्थ मॉक में थोड़े से मार्क्स कम आ रहे हैं, है ना? करीबन 4-5 स्टूडेंट का मैसेज आया तो मैंने कहा फोर्थ वाला मॉक उठा लेते हैं और फोर्थ वाला मैं ऐसे रैंडमली एक फोर्थ मॉक दे रहा हूँ। बाकी मेरे पास बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं जब फुल मॉक की बारी आएगी तो उसमें तो शायद 10 तक अपने पास मॉक होंगे, तो 10 में से कोई रैंडम उठा लेंगे अपन। जो आप बोलेंगे आप कमेंट कर देना, नेक्स्ट मॉक अपन उसका ले लेंगे। ठीक है, अभी अपन स्टार्ट करते हैं इसमें। तो मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, टिक कर देता हूँ। देखिएगा आप है ना अप्रोच देखिएगा कि किस तरीके से मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। जय माता दी। आपका मॉक स्टार्ट हो गया है। अब आप है ना बस मुझे ऑब्जर्व करिएगा मैं किस तरीके से जा रहा हूँ। मुझे मार्क्स निकाल के देने हैं आपको। मतलब आपने कहा कि है ना हमें मार्क्स चाहिए तो हमें मार्क्स चाहिए, हमें मतलब नहीं हम कौन सा क्वेश्चन करें कौन सा छोड़े। अब मार्क्स अगर निकाल के देने हैं तो मैं आरसी को तो फटाफट स्किप करूंगा। एग्जाम में अगर मैं आऊंगा तो मैं पहले सीधा 5 पे जाऊंगा, 5 पे भी आरसी है, 6 पे जाऊंगा, 6 पे भी आरसी है, 7 पे जाऊंगा। हाँ, मैच दी कॉलम टाइम वेस्ट कर देते हैं, स्टार्टिंग में फ्लो तोड़ देते हैं। मैच दी कॉलम मैं स्टार्टिंग में कभी नहीं करता हूँ, तो मैच दी कॉलम को मैं स्किप करूंगा, स्किप करूंगा। अरे यार फिलर्स, फिलर्स को मैं नहीं छोड़ता हूँ। फिलर्स हमें बनाने पड़ेंगे। फिलर्स क्या कह रहे हैं? ठीक है, फिलर्स के अंदर मतलब आपको मल्टीपल चॉइस दे रखे हैं, मतलब फिलर्स में एक से ज्यादा ऑप्शन भी आ सकते हैं। चलिए ठीक है, इसको पढ़ते हैं। देखो, इसको फिलर्स को करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि मैं यही कैटेगरी बना लूं क्या? तो इम्पेडिमेंट और ऑब्स्ट्रक्शन दोनों सिमिलर है। इनकैपेबल और एलमेंट, एलमेंट का मतलब याद करिएगा डिजीज होता है, बीमारी होती है ना? मेलेडी खाओ खुद जान जाओ हमने पढ़ भी रखा है, तो मेलेडी का भी मतलब बीमारी होता है, तो एलमेंट का मतलब भी बीमारी होता है। इनकैपेबल पढ़ना पड़ेगा, मतलब सब नेगेटिव लग रहा है, पढ़ लेते हैं। देयर बॉयकॉट ऑफ द टॉक्स,
कंस्टिट्यूट्स अ सीरियस डैश टू पीस नेगोशिएशन। तो यार उसने जो बात करने से मना कर दिया, तो वो एक सीरियस डैश बन गया था, है ना? पीस नेगोशिएशन के लिए। तो वो सीरियस क्या बन जाएगा? ऑब्स्ट्रक्शन बन जाएगा, है ना? ऑब्स्ट्रक्शन बन सकता है। और इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट मतलब ऑब्स्टेकल, रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन। तो ए और बी सेम लग रहा है और ए और बी बैठ भी रहा है। ले भाई ए और बी लगा, 100% मन में कॉन्फिडेंस है कि आंसर सही होगा, क्योंकि हमने पढ़ के समझ के करा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छोटू सा क्वेश्चन है, पढ़ ले। द डार्क क्लाउड्स डैश अ रेन स्टॉर्म। तो जो डार्क क्लाउड है वो डैश कर रहे हैं रेन स्टॉर्म को। तो आपको नहीं लग रहा जो डार्क काले घने बादल हैं वो बता रहे हैं कि आगे तूफान आने वाला है, बारिश आने वाली है तेज? हाँ। तो फेलियर नहीं, अलार्म, अलार्म आ रेनफॉर्म, अलार्म आ सकता है। फोरबोर्ड और फोरटेल। तो देखिए फोरबोर्ड और फोरटेल सबसे बढ़िया रहेगा, अलार्म से ही बढ़िया रहेगा। तो फोरबोर्ड मतलब फ्यूचर बतलाना, फोरटेल का भी मतलब फ्यूचर बतलाना, प्रिडिक्शन करना। तो सी और डी है क्या ऑप्शन में? हाँ, सी और डी, डी और सी दे रखा है। चलो लगाओ। मतलब मन के अंदर हमें पता है हम क्यों लगा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, मीनिंग समझ रहे हो, लगा रहे हैं। जब तक आपके हाथ में कॉन्फिडेंस है ना, तब तक लगाते जाओ। जहां कॉन्फिडेंस नहीं है स्किप कर देना। टिकट्स मस्ट बी बोट 7 days डैश विथ आउटवर्ड एंड रिटर्न जर्नी डेट्स स्पेसिफाइड। तो टिकट मस्ट बी बोट 7 days, सबको पता है, बिफोर, पहले लेनी पड़ेगी। तो होल्ट नहीं आएगा, इन एडवांस आ सकता है। रिटार्ड, रिटार्ड का हो सकता है, आपको मतलब नहीं बताओ। बिफोर हैंड का मतलब तो पता है, तो बिफोर हैंड और जब इन एडवांस का मतलब पता है, रिटार्ड का मतलब नहीं भी पता तो छोड़ो ना उसको। तो आपको बीओडी मिल रहा है, हाँ बीओडी मिल रहा है, डी और बी मिल रहा है एक्चुअल में, तो डी और बी लगा दो। अच्छा, रिटार्ड का मतलब क्या होता है? डिले होता है, आई थिंक रिटार्ड का मतलब डिले होता है। अरे वाह, ये क्या है? ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब बोल रहा हूँ, फ्रेज रिप्लेसमेंट है। तो ये तो अपन करते हैं, आज करते हैं इसको। तो 1 मिनट, वाइड दी 10, अच्छा 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 अच्छा, ओके। तो ईडीएम बेस्ड ही क्वेश्चन है, तो अगर मुझे ईडीएम आती होगी तभी मैं लगा पाऊंगा। चलो रीड करते हैं। डिस्पाइट द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, सारा डिसाइडेड टू फेस द डिफिकल्ट सिचुएशन हेड ऑन एंड वर्क ओवर टाइम टू मीट द टाइट डेडलाइन। तो बोला जा रहा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था, उसके बाद भी सारा जो है वो काम कर रही थी। तो तो सारा डिसाइडेड टू बाइट दी दस्ट, नहीं बाइट दी बुलेट, सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन। कॉन्फिडेंस बूस्ट होता हुआ और फ्लो भी बनता हुआ, लगा आंसर। चलो ये क्या कह रहा है? द लेटेस्ट स्मार्टफोन मॉडल में बी टेम्पटिंग। तो जो लेटेस्ट स्मार्टफोन मॉडल है मे बी टेम्पटिंग। टेम्पटिंग का मतलब क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्टिव है ना? बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। बट इट वुड कॉस्ट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। तो बहुत ज्यादा महंगा है, मेकिंग इट इम्प्रैक्टिकल फॉर मोस्ट कंज्यूमर। तो बहुत सारे कंज्यूमर के लिए क्या है? इम्प्रैक्टिकल है। तो कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन अगेन, क्योंकि कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग ऐसी इडियम है जो सबको आती है लगभग। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलो आगे, चलो चलो चलो। अभी मैं सारे ऑप्शन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा जब मॉक खत्म होगा। तो रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर चेंज, तो भाई चेंज की जरूरत है, इसको रिकॉग्नाइज करा हमने। ही डिसाइडेड टू स्टार्ट अफ्रेश, एडॉप्टिंग हेल्थियर हैबिट्स, लिविंग बिहाइंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स। ओके। तो बोला जा रहा है उसको एक फ्रेश, मतलब उसने ना चेंज करने की उसको जरूरत थी, उसने चीज महसूस करी, तो उसने डिसाइड करा स्टार्ट अफ्रेश, एक मतलब कुछ चीज स्टार्ट करी उसने। उसने हेल्थियर हैबिट को अपनाया। ओके। तो टर्न अ ब्लाइंड आई, तो टर्न अ ब्लाइंड आई सबको पता है। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब क्या होता है? मतलब इग्नोर करना, है ना, अवॉइड करना। तो ये तो नहीं होगा भाई, वो अवॉइड क्यों करेगा? ही डिसाइडेड टू स्टार्ट अफ्रेश, अवॉइड क्या करेगा वो? अगर ऐसे होता है डिसाइडेड टू अवॉइड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स, तब वो यहाँ पर टर्न अ ब्लाइंड आई आ जाता। तो टर्न ओवर अ न्यू लीफ पता ही नहीं है क्या होता है। टर्न दी अदर चीक, चीक मतलब गाल होता है, मतलब गांधी जी। गांधी जी आपको याद आ जानी चाहिए। टर्न दी अदर चीक, तो गांधी जी क्या कहते थे? कोई एक गाल पे चाटा मार रहा है तो दूसरा गाल उसके आगे कर दो। तो क्या यहाँ पर कह रहा है कि वो, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? आपने क्या करा? अहिंसा कर रहे हैं, नहीं नहीं हिंसा कर रहे हैं, अहिंसा कर रहे हैं, अहिंसा कर रहे हैं आप लोग, मतलब कोई आपका बुराई कर रहा है तो भी आप उसका बुरा नहीं मान रहे। तो यार ये वाली बात इधर नहीं बैठेगी, हटा इसको। टर्न दी पेज, टर्न दी पेज का मतलब पता नहीं। टर्न दी क्लॉक बैक, तो टर्न दी क्लॉक बैक का मतलब हो जाएगा, क्लॉक मतलब घड़ी को पीछे लेकर के जाना, मतलब पास्ट में जाना। तो ये भी नहीं बैठेगा। तो या तो टर्न ओवर अ न्यू लीफ आएगा या तो टर्न दी पेज आएगा। तो टर्न दी पेज, तो टर्न दी पेज, तो टर्न दी पेज, अब हालांकि एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं बता, लेकिन टर्न दी पेज से अच्छा मुझे टर्न ओवर अ न्यू लीफ लग रहा है, न्यू लीफ। तो ये गलत हो सकता है मेरा, लेकिन मैं ये रिस्क ले सकता हूँ क्योंकि मैंने लगभग सारे ऑप्शन काट दिए और टर्न दी पेज थोड़ा अलग कॉन्टेक्स्टली अलग जा रहा है। टर्न ओवर न्यू लीफ से न्यू लीफ, फ्रेश स्टार्ट, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो मैं इसमें थोड़ा सा मैं रिस्क लेता हूँ, मैं इसका आंसर बी लगाता हूँ। ऐसी कैलकुलेटिव रिस्क आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लोज टेस्ट आ गया, क्लोज टेस्ट बनाएंगे अपन, बनाएंगे बिल्कुल बनाएंगे। आ जाओ क्लोज टेस्ट को बनाते हैं। सबसे पहले एक नजर मारो, सभी थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है।
अच्छा रीड करते हैं। बाय रीडिंग, सीइंग, हियरिंग, टचिंग, स्मेलिंग एंड इवन किसिंग बुक्स आई ग्रो अप। तो कहा जा रहा है मतलब इसने बुक के साथ सब कुछ कर रखा है। ओके, द जर्नी हैज कंटिन्यूड थ्रू द डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ, नाउ बास्किंग इन द वार्म रेज ऑफ द सेटिंग सन एज अ, ये लिखा हुआ है सेप्टू सेप्टुएजे एजेनेरियन, सेप्टुएजेनेरियन। ओके यार, सेप्टुएजेनेरियन की यहाँ पे बात हो रही है। तो बास्किंग का मतलब तो धूप वूप सेकना होता है, वार्म्स रेज, ठीक है। तो मतलब बोला जा रहा है मतलब लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट स्टेज से गुजरा है, अभी धूप सेक रहा है आराम से मस्त, ठीक है। फॉर मी लाइब्रेरीज आर वेयर बुक्स आर डैश। तो इसके लिए लाइब्रेरी क्या है, जहाँ पे बुक्स को डैश किया जाता है। एंड बुक स्टोर्स आर वेयर दे आर सेलिब्रेटेड। और बुक स्टोर वो है जहाँ पे वो सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, जहाँ पे उनको सेलिब्रेट, दे आर सेलिब्रेटेड, जहाँ पे उनको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी पॉजिटिव ही आएगा, क्यों? क्योंकि फॉर में लिखा है, यहाँ पर एंड से जुड़ा है, एंड मतलब दोनों पॉजिटिव। अगर यहाँ पे सेलिब्रेट वर्ड है तो मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इधर भी पॉजिटिव आएगा। तो अंडर एस्टिमेट नेगेटिव हो गया, हटाओ। वर्शिप्ड पॉजिटिव हो गया, इसको डाउट में रखो। बोरो, लाइब्रेरी से बोरो किया जाता है, बोरो भी आ सकता है, चलो डाउट में रखो। डिस्कार्डेड नेगेटिव वर्ड हटाओ। डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड तो नहीं आएगा, जहाँ पे डिस्कवर्ड किया जाता नहीं। अब देखो सुनो, बोरो हो सकता है आप लोग को बोरा अच्छा लग रहा हो, सॉरी बोरो अच्छा लग रहा हो। वर्शिप्ड, अगर आप देखोगे यहाँ पे सेलिब्रेटेड की बात हो रही है, तो सेलिब्रेटेड का मतलब कुछ पॉजिटिव की बात हो रही है। बोरो करना कुछ पॉजिटिव, मतलब एक नॉर्मल सा सेंस हो गया, जहाँ पे बुक्स को बोरो किया जाता है, बोरो करवाया जाता है, सॉरी। तो ये बोरोड यहाँ पे नहीं बैठेगा, इससे अच्छा वर्शिप्ड बैठ जाएगा। क्योंकि देखो वो है ना, उसने बुक्स के साथ सब कुछ कर रखा है ना। वो उसको पढ़ भी चुका है, इसको देख भी चुका है, इसको सुन भी चुका है, इसको टच भी कर चुका है ना, सब कुछ कर चुका है वो, है ना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो सेंस बैठ रहा है कुछ ऐसा बैठ रहा है कि यार है ना, कुछ पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए। तो वर्शिप्ड बहुत बढ़िया लग रहा है। तो जहाँ पे बुक्स की पूजा की जाती है, तो वर्शिप अपन लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। ऐसे आप लोग है ना थोड़ा सा सेंस लगाया करो, नहीं लगे मतलब, अगर देखो मैं आपको थोड़ा सा और अगर अच्छे से एज अ स्टूडेंट अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, तो अगर आपको लग रहा है ना यार बोरो होगा या वर्शिप्ड होगा, तो आप देखो बोरो क्यों हुआ, फिर आप देखो यार वर्शिप्ड क्यों होगा। तो वर्शिप्ड में इसलिए लगा रहा हूँ, आगे सेलिब्रेटेड मतलब कुछ पॉजिटिव वर्ड लग रहा है। तो वर्शिप्ड और बोरो वर्शिप्ड में से मुझे वर्शिप्ड पॉजिटिव लग रहा है। और जिस हिसाब से इसका नेचर है, ये तो पागल है बुक्स के पीछे, तो पागल है, या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं, इसका मानना ये होगा कि जहाँ पे बुक्स की पूजा की जाती है वो क्या है, लाइब्रेरी है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसलिए मैं ये लगा रहा हूँ, मैं बोरो नहीं लगा पा रहा हूँ। जर्नल सेंटेंस होता तो मैं बोरो लगाता। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक हो गया, यहाँ पर आना है, पढ़ के ही आना पड़ेगा। आई ज्वाइंड अ लाइब्रेरी इन माई विलेज एट द एज ऑफ 10, बट माई इनिशिएशन इन टू रीडिंग हैपेंड व्हेन आई वॉज जस्ट 4। अच्छा अच्छा अच्छा, बोला जा रहा है 4 साल से स्टार्ट हो गया था, लेकिन लाइब्रेरी इसने 10 साल में ज्वाइन करी। एट 72, जब ये 72 का हुआ। अच्छा एक और चीज बता देता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना सेप्टू एजेनेरियन। तो सेप्टू एजेनेरियन का मतलब ये होता है ना, मुझे सेप्टू से पता लगा, है ना। एजेनेरियन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे लोग, बाकी एक बार और मैं कंफर्म कर दूंगा, वैसे कंफर्म ही समझिएगा। ऐसे लोग जिनकी एज 70 के आसपास होती है, 70 वाला जो एज ग्रुप होता है, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तभी देखिए यहाँ पे 72 लगा। एट 72 बुक्स स्टिल एक्साइट। तो बुक्स जो है 72 की उम्र में भी उसको अभी भी एक्साइट करती है। एंड डैश में, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा, हाँ भाई पॉजिटिव आएगा। तो डिटेस्ट नेगेटिव वर्ड है, डिसहर्ट नेगेटिव वर्ड है। ओवरवेल, ओवरवेल्म हो जाना। ओवरवेल्म का मतलब क्या होता है, भाई जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा कोई चीज आ जाना, कोई चीज ओवरवेलमिंग परफॉर्मेंस, इस तरीके से ओवरवेल्म। चलो इसको डाउट में रखते हैं, है ना। एंथरल, एंथरल का मतलब पता नहीं यार, एंथरल क्या होता है। मोनोटोनस भी नेगेटिव वर्ड होता है, क्यों? मोनोटोनस का मतलब क्या होता है, डल, इनएक्टिव, है ना। अनअट्रैक्टिव का अनअट्रैक्टिव हो गया तो मोनोटोनस होता है। या तो ओवरवेल्म आएगा तो एंथरल आएगा। अब ओवरवेल्म भी कहीं, ओवरवेल्मिंग जनरली अगर आप देखेंगे, ओवरवेल्मिंग रेस्पॉन्स की बात हो तो पॉजिटिव वे में जाता है। ओवरवेल्म कर गया, ओवरवेल्म कर गया मतलब बहुत ज्यादा ही बर्डन हो गया, बहुत ज्यादा चीज आ गई, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव वे की ओर चल जाता है। इसलिए मुझे इसका मीनिंग मान लो मुझे नहीं पता एग्जाम में, लेकिन मैं इसका आंसर डी लगा सकता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑप्शन एलिमिनेशन। आप देख रहे हैं मैं जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ, सभी चीजें मैं कुछ ना कुछ रीजनिंग के साथ ही गलत कर रहा हूँ, या कुछ ना कुछ रीजन लगा करके ही ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो एंथरल मैं इसका आंसर लगाने का लगाना चाहूंगा। आगे बढ़ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड पे क्या कह रहा है भाई, सब एडजेक्टिव है।
तो इतना बड़ा पढ़ के आने से अच्छा मैं यहाँ से उठा रहा हूँ। तो माय ग्रैंडफादर गिफ्टेड मी अ बुक written in beautiful English and printed on glossy art paper. Okay, with so many dash pictures. तो देखो सारी पॉजिटिव बात हो रही है, ब्यूटीफुल इंग्लिश। तो यहाँ पे पिक्चर्स कैसी होगी? पॉजिटिव पिक्चर होगी यार। तो अगर आप देखें haphazard नेगेटिव, मीडियोकर नेगेटिव, इंसिपिड मतलब फीका नेगेटिव, चियोटिक नेगेटिव, कियोटिक पढ़ते हैं इसको, है ना? कियोटिक, तो कियोटिक नेगेटिव हो जाएगा। ओसम, हाँ पॉजिटिव, ओसम पॉजिटिव, तो ये लगा दो। इस यहाँ से क्या कॉन्फिडेंस मिलता है, हाँ यार ये तो आंसर सही होगा ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है ना वहां पर। फोर्थ पे आ जाओ, ये रहा फोर्थ, फोर्थ ये रहा। तो क्या करूं क्या करूं, यहाँ से उठा लेता हूँ। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर पूरा पढ़ ही लूंगा। तो आई केप्ट दैट बुक क्लोज टू माई हार्ट फॉर मैनी years and read it over and over again until I wanted to become a missionary and write. Okay. Print and publish books in high dash quality. हाई कैसी क्वालिटी में उसने प्रिंट करवाई होगी बुक को और पब्लिश करी होगी? तो कॉम्प्लासेंसी, कॉम्प्लासेंसी मतलब क्या होता है? डबल एस होता है, मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड होता है। तो कॉम्प्लासेंसी, कॉम्प्लासेंसी नेगेटिव टोन चल जाएगा, सेल्फ सेटिस्फाइड होना नहीं। एनचेंटमेंट, एनचेंटमेंट एक एनचेंटमेंट नहीं, एनचेंटमेंट क्वालिटी नहीं। डेस्पिरेशन, डेस्पिरेशन तो डेस्पिरेट से बना है और डेस्पेयर से भी बना है। डेस्पेयर का मतलब क्या होता है? होपलेस होता है डेस्पेयर, और डेस्पेयर से ही डेस्पिरेशन वर्ड बना है, तो ये तो नेगेटिव होता है, ये नहीं आएगा। कंजम्पशन क्वालिटी नहीं है। प्रोडक्शन को, अरे यार प्रोडक्शन था क्या? ले भाई प्रोडक्शन लगा दे, क्योंकि बुक की बात है, पब्लिश की बात है, तो प्रोडक्शन, हाई प्रोडक्शन क्वालिटी ही लगाऊंगा। चलो आगे। तो जो फ्री के मार्क्स हैं उसको तो उठाना ही है। अब क्या होता है ना, हम सोचते हैं लाइन से जाएं, हमें लगता है हमें सब करना है, इंग्लिश है, इंग्लिश में तो सारा उड़ाना है, सारा उड़ाना है। लेकिन पहले ये देखो आपके लिए इजी कौन सा है। हो सकता है किसी के लिए ये भी टफ हो सकता है किसी के लिए बहुत इजी हो। डिपेंड करता है आपने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है, आपका लेवल क्या है। इधर आ जाओ। तो हाउ एवर माई पेरेंट्स, क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि बहुत छोटे छोटे सेंटेंस है, पढ़ना पड़ेगा थीम, थीम पकड़ने के लिए। तो हाउ एवर माई पेरेंट्स डिड नॉट प्रूव ऑफ मी बिकमिंग अ प्रीस्ट। तो उसके पेरेंट्स ने उसको अलाउ नहीं करा। सो लिविंग असाइड माई डिजायर टू वर्क अमंग दी पुअर, तो उसने अपना डिजायर छोड़ दिया कि वो पुअर लोगों के साथ काम करेगा। एंड डैश, पुअर के जैसा ही कोई वर्ड आएगा। तो डाउन ट्रोडन, डाउन ट्रोडन का भी मतलब पुअर ही होता है, आ सकता है। फ्रीवोलस मतलब फालतू, फ्रीवोलस मतलब फालतू ही हाँ, फालतू हो जाएगा। एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक का मतलब क्या हो जाएगा? अननोन। आज सुबह ही 9 AM वाली क्लास पे अपन ने पढ़ा अननोन, है ना? ये क्या लिखा हुआ है? एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट का मतलब, ऑब्सोल्यूट का मतलब हो जाएगा आउटडेटेड। इसका मतलब क्या होता है? आउटडेटेड। तो आउटडेटेड एंड आउटडेटेड नहीं बैठेगा, इनसिग्निफिकेंट नहीं बैठेगा भाई, डाउन ट्रोडन लगा दे, आ गया आंसर। पहले ही आ गया था लेकिन मैं फिर भी देख रहा था सारी चीजें एक बार क्लेरिफाई कर दूं। ये क्या एरर? देखो एग्जाम में एरर आएगी, लेकिन ऐसी वाली गंदी एरर आपका फ्लो तोड़ देगी। ये गंदी एरर है, इसको मत करो, ये फ्लो तोड़ देगी, आगे बढ़ो। ये वाली एरर फिर भी तुम कर सकते हो, लेकिन मैं तो फिर भी बोलूंगा ये फ्लो तोड़ देगी, इसको एरर को भी मत उठाओ, एरर से अभी बाहर निकल जाओ। ये क्या आ गया? ये तो आरसी आ गया। अभी तो मुझे यहाँ पे पता लग रहा है 33 तक आरसी है, लेकिन एग्जाम में पता नहीं चलेगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट 5 क्वेश्चन पे जाऊंगा, फिर देख लूंगा, और ऐसे करके मैं इसको बाईपास करूंगा। ये क्या आ गया? बट ये तो कनेक्टर आ गया खतरनाक। ओहो, कनेक्टर नहीं करूंगा अभी। ये भी कनेक्टर आ गया, नहीं करूंगा। पैराजंबल आ गया, सारे पैराजंबल है क्या फिर? चलो भाई, तो कुछ नहीं हो सकता। अब क्या करूं? तो मुझे एरर पे जाना पड़ेगा भाई। ये एरर तो अभी नहीं करूंगा। कौन सा क्वेश्चन है? 23। नहीं, ये वाला एरर नहीं करूंगा। इधर आ जाओ, इसको बनाते हैं। अगर एरर मिला, कंफर्म मिला एरर, तभी लगाऊंगा, नहीं तो नहीं लगाऊंगा। देखो विथ दी, पहले देख लो एरर ही बताना है ना। विच हैज एन एरर, हाँ। तो विद द ग्लोबल ऑर्डर रैपिडली ट्रांसीजनिंग, तो रैपिडली के बाद आईएनजी फॉर्म, ठीक है। विथ के बाद ठीक है। तो विद द ग्लोबल ऑर्डर रैपिडली ट्रांसीजनिंग इन आर न्यू फेज, तो देखो ट्रांसीजन है ना, ट्रांसफॉर्म। अपन इसके बाद या तो देखो टू लगाते हैं या तो इनटू लगाते हैं, है ना? आपको ये नहीं पता इनटू कब आता है, टू आता है, बस आपको ये तो पता ना इनटू या टू में से एक आता है। यहाँ तो दोनों में से कुछ भी नहीं है। कंफर्म ए में आंसर हो गया। क्या मैं ए आंसर लगा सकता हूँ? बिटवीन के बाद एंड आगे आ रहा है, आ रहा है। इज किसके लिए आ रहा होगा? तो इज आ रहा है, कंटेस्टेशन के लिए इज आ रहा है।
contestation is going to be a major fault line. India policymaker will have to come to terms यहाँ पे टू के बाद कम टू टर्म्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हो रहा है, ये मैं समझना ऐसा रहा है विद दिस डेमोक्रेटिक डायनामिक। ए में ही लगाऊंगा, ये प्रपोजिशन एरर है, ए को लगा देता हूँ। चलो आगे इधर आ जाओ, पढ़ता हूँ। इन ऑर्डर टू कैप्चर द इंफॉर्मेशन, इन ऑर्डर टू कैप्चर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग विथ द मूवमेंट, याद करो ये तो मेरा ही वाला कंसेप्ट है। कंसीडर, कंसीडरिंग, कंसीडर, इसके बाद अपन कोई प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं। ऐसे ही याद करो, मैंने आपको बताया था रिगार्डिंग, तो रिगार्डिंग के बाद भी आप कोई प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, क्वेश्चन मतलब ये कंसेप्ट करवा चुका हूँ, तो इसमें भी ए में कंफर्म, ए में एरर है, आगे पढ़ने की अब हमारे को जरूरत नहीं है। अच्छा, ये भी एरर का ही है, थोड़ा बड़ा लग रहा है, हाँ एरर का ही है। तो फेज्ड विथ दिस क्रंच, आप सोच सकते हैं सर फेज्ड कैसे आ रहा है, आ सकता है भाई फेज्ड विथ, भाई इस करंट से फेस करते हुए ऐसा यहाँ पे कह रहा है। तो एनजीओज विल बी फोर्स्ड, तो देखो विल बी फोर्स तो बी के बाद थर्ड फॉर्म है, तो पैसिव ही है ना, हाँ उनको फोर्स किया गया टू कट बैक ऑन, अरे यार मैंने पढ़ ही दिया क्या, देखो कट बैक ऑन होता है, कट बैक टू तो कुछ होता ही नहीं, तो कट बैक ऑन प्रोग्राम्स एंड स्टाफ, तो इनको क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम और स्टाफ को थोड़ा सा मतलब इनको है ना थोड़ा सा आप कह सकते हैं कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। तो कट बैक ऑन होता है, ये फ्रेज होती है कट बैक ऑन, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा। तो इसका मतलब ये है ए में एरर कंफर्म हो गई है, ए ही है ना ये, हाँ तो या तो ये आंसर होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, तो सारे ऑप्शन पढ़ने ही पड़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा फेस्ड विद दिस क्रंच, इस क्रंच को फेस करते हुए तो एनजीओ ने क्या करा, कट बैक ऑन प्रोग्राम्स, प्रोग्राम और स्टाफ को कट कट करा, मतलब कॉस्ट कटिंग करी। जस्ट व्हेन, जब करी, कब, व्हेन दे आर मोस्ट नीडेड, जब उनकी ज्यादा जरूरत थी। दी 2021 मोस्पी, अभी मोस्पी की फुल फॉर्म मत पूछना तो मुझसे, तो दी 2020 सॉरी 2011 Mosby report stated that, ठीक है, the 6,94,000 organizations, हो, तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे लगा हुआ है डैट, और डैट के बाद आ रखा है ये आपका सब्जेक्ट, और ये दे आ गया आपका एक और सब्जेक्ट, तो दे के बाद आ गया वैलिडेटेड, तो ये जो काउंटेड आ रहा होगा ये इसके लिए आ रहा होगा, है ना। तो दी 6,94,000 ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटेड टू, तो याद करो मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखा रखा है, बता भी रखा है, एक होता है अकाउंट टू, एक होता है अकाउंट फोर। अकाउंट फोर का मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू मतलब ये इतना इतना जो है स्टाफ लिए हुए है ना। तो यहाँ पे टू अगर आप लगा देंगे तो टू के बाद आता है रीजन, इस वजह से ऐसा हो गया, अकाउंटेड टू डैश, इस वजह से हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा ना बता रहा है ऑर्गेनाइजेशन में इस वजह से हो गया, ये कह रहा है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने इतना स्टाफ लिया हुआ था और इतने वॉलेंटियर लिए हुए थे, और अबाउट 14 पेड एम्प्लॉइज एंड 22 वॉलंटियर्स पर ऑर्गेनाइजेशन, पर ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर और के बाद ये बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन आ रहा है कि भाई इज इक्वल टू इतना, तो इज इक्वल टू का साइन का जब भी सेंस लगे तो फोर आएगा, ए के साथ सी आएगा। मुझे बी में भी एरर लग रही थी, नहीं नहीं मुझे मुझे सी में एरर लग रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था वैलिडेटेड, और लेकिन वो जब मैंने यहाँ पे डैट देखा ना तो मेरे को समझ में आ गया डैट के लिए ये वाला वर्ब आ रखा है, ठीक है। तो सी, सी में भी एरर है, मतलब ए और सी ये लगा दो, जब कंसेप्ट मिल रहे हैं एरर मिल रही है तो लगाएंगे, नहीं मिल रहा होगा तो स्किप कर देंगे। अब अब मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में कनेक्टर वाला क्वेश्चन है और मैच दी कॉलम है, तो मैं मैच दी कॉलम पे जा रहा हूँ भाई, ये रहे मैच दी कॉलम, ठीक है, मैच दी कॉलम बनाते हैं। ये कनेक्टर वाले मैच दी कॉलम में, मतलब मीन्स में ऐसे आ सकते हैं, हमें तैयार रहना होगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सर, इस क्वेश्चन को करने का तरीका है सिंपल सा, जो ऑप्शन फॉलो करवा रहा है वो फॉलो कर लो। अब ऑप्शन को फॉलो कराने का क्या मतलब है, देखो मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ। देखो पहले आप एक काम करो, आपको ना मैं दो अप्रोच बताता हूँ। पहले आप एक काम करो, आपको ए और एफ दिख रहा है और बिकॉज आ रखा है, ए के बाद एफ को पढ़ो और देखो बिकॉज की नीड है क्या। फिर इन्होंने सी और एफ दे रखा है, सी और एफ को पढ़ो और देखो नेवर दी लेस की नीड है क्या। नेवर दी लेस का मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। और एक और चीज बता देता हूँ, नेवर दी लेस के बाद सब्जेक्ट और वर्ब आता है, ये वाली बात भी याद रखना। बिकॉज के बाद भी सब्जेक्ट और वर्ब आता है अगर आप ग्रामेटिकली देखो तो,
मीनवाइल, मीनवाइल के बाद भी सब्जेक्ट और वर्ब आ सकता है। मीनवाइल का मतलब क्या होता है, साथ ही साथ ये भी हो रहा था, एट द सेम टाइम। ठीक है, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम के बाद भी आप पूरा एक सेंटेंस लिख सकते हैं। अब समझते हैं इसमें आएगा क्या। तो पहले एक काम करता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है नेवरदीलेस में जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये जल्दी पकड़ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जल्दी पकड़ में आता है ना। और सब्जेक्ट और वर्ब भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो, सी और डी, तो डी में हमें सब्जेक्ट और वर्ब चेक करना है। बी और एफ, तो बी और एफ में सब्जेक्ट और वर्ब चेक करना है। और आपको पता है ना नेवरदीलेस लास्ट में लगता है। हाँ, तो नेवरदीलेस लास्ट में लगता है, बिकॉज बिकॉज बीच में भी लग सकता है, स्टार्टिंग में भी लग सकता है। एक मिनट, ऊपर डायरेक्शन में क्या कह रहा है वो, कहाँ लगाना है इसको, डायरेक्शन में क्या कह रहा है, कहाँ लगाना है। चूज द कॉम्बिनेशन दैट क्रिएट्स अ ग्रामेटिकल एंड कॉन्टेक्चुअली कोहेरेंट सेंटेंस। इसने कुछ नहीं बताया कहाँ लगाना है। तो एक काम करते हैं, पहले मैं नेवरदीलेस को पकड़ रहा हूँ क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ये इजी होता है। तो एफ और डी को पकड़ो। एफ और डी में सब्जेक्ट और वर्ब दे रखा है क्या। एफ में इट्स वैलिडिटी एंड कंपैरेटिबिलिटी अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस आर दे रखा है। इसकी वैलिडिटी और कंपैरेटिबिलिटी अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस आर नाउ क्वेश्चनेबल। तो क्वेश्चनेबल है मतलब नेगेटिव भी मैंने पकड़ लिया। एफ नेगेटिव है और सब्जेक्ट और वर्ब भी है। डी पे आओ, क्या डी में सब्जेक्ट और वर्ब है। अब कोचिंग मार्केट फॉर है नहीं है। तो एक काम करता हूँ, एफ से उठाता हूँ। एफ अगर नेगेटिव है तो उसने सी और एफ लगा रखा है, तो क्या सी के अंदर पॉजिटिव बात है, तो ये मिल जाएगा। चेक कर देता हूँ। दी समेटिव एग्जामिनेशन एम्स टू सर्टिफाइड लर्निंग। तो जो समेटिव एग्जामिनेशन है उनका एम क्या है, सर्टिफाई करना लर्निंग को। तो यार सर्टिफाई करना लर्निंग पॉजिटिव बात है। अब दोनों को साथ में पढ़ता हूँ। तो दी समेटिव एग्जामिनेशन एम्स टू क्लेरिफाई, नहीं नहीं नहीं, क्लेरिफाई नहीं, सर्टिफाइड है। दी समेटिव एग्जामिनेशन एम्स टू सर्टिफाइड लर्निंग। ओके, नेवरदीलेस आएगा। इट्स वैलिडिटी एंड कंपैरेटिबिलिटी अक्रॉस इंस्टीट्यूशन। इट्स किसके लिए आया होगा, इस एग्जामिनेशन के लिए आया होगा। ये जो एग्जामिनेशन है सिंगुलर है, लेकिन इसकी जो वैलिडिटी और कंपैरेटिबिलिटी है अक्रॉस इंस्टीट्यूशन, सभी इंस्टीट्यूशन के अंदर वो क्वेश्चनेबल है। तो यहाँ पॉजिटिव, ये सर्टिफाइड करेगा लर्निंग को, और दूसरी तरफ कह रहा है यार ये तो क्वेश्चनेबल है। सी और एफ आ सकता है, तो मैं सी और एफ लगा देता हूँ। क्या आप लोगों को क्लियर हुआ मैंने कैसे लगाया। सी और एफ इधर था, लगा दिया, है ना। नन नेवर दी लेस हो गया, नन दी लेस हो गया, इसका मतलब ही सब्जेक्ट और वर्ब लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसको भी एक बार इससे देखते हैं अपन। यहाँ पे भी देख लो, वाइल, वाइल क्या करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव लेगा। वाइल कंपेयर भी करता है, याद रखना। ये भी वाइल है, दो भी पॉजिटिव और आपका नेगेटिव लेगा, है ना। बिकॉज और बिकॉज, चलो पॉजिटिव नेगेटिव से ही उठाते हैं। और वाइल के बाद भी आपको पता है सब्जेक्ट और वर्ब आएगा, अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो। और दो के बाद भी सब्जेक्ट और वर्ब आता है। ठीक है, चेक कर लेते हैं आज। तो मैं ए और एफ की तरफ जा रहा हूँ और मैं सी और डी की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले मैं देखता हूँ सब्जेक्ट और वर्ब है क्या। एक मिनट, इसमें था एफ में और डी में, एफ में और डी में चेक कर लेता हूँ सब्जेक्ट और वर्ब है क्या। सीकिंग न्यू चैलेंजेस, यहाँ वर्ब नहीं, देखो सीकिंग न्यू चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी टू बोर्डन इज एकेडमिक एंड कल्चरल एक्सपीरियंस। यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब ही नहीं है। लेकिन यार ऐसा भी तो हो सकता है वाइल के बाद आईएनजी फॉर्म आ जाए। हाँ यार, हो सकता है। एक बार एफ को देख लेता हूँ। अदर्स थ्राइव, तो अदर थ्राइव आ गया, ये तो सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया। हाँ, अब पॉजिटिव और नेगेटिव ढूंढ लेता हूँ। एक बार एफ को पढ़ता हूँ। अदर थ्राइव इन सोलिट्यूड ऑफ अ क्वाइट होम ऑफिस स्पेस कैटरिंग टू डाइवर्स वर्क प्रेफरेंसेस। तो बोला जा रहा है दूसरे जो लोग हैं वो थ्राइव, मतलब वो लोग थ्राइव कर रहे हैं, मतलब वो फल फूल रहे हैं, या वो रहते हैं, है ना। इस तरीके से भी सोलिट्यूड ऑफ अ क्वाइट होम ऑफिस स्पेस, तो वो है ना सोलिट्यूड में रहते हैं। ठीक है, अब इसके साथ क्या था, ए था, ए एफ था और सी और डी था। तो ए को पढ़ लेता हूँ। सम पीपल प्रेफर वर्किंग इन अ बसलिंग ऑफिस एनवायरनमेंट। तो बसलिंग मतलब शोरगुल, शराब, शराब बोल रहा हूँ, शोरगुल मतलब शोर, शोर शराबा, शोर शराबा बोलना था। तो शोर शराबा नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव, शांति में रहते हैं, तो वाइल से कनेक्ट भी हो गया। तो यहाँ पे आपने सेंटेंस लिखा, फिर आप यहाँ पे वाइल लगाओगे और आप बोलोगे वाइल अदर, तो जो दूसरे लोग हैं वो तो भाई शांति में काम करना पसंद करते हैं। तो ए और एफ बन गया, लो भाई। ठीक है, चलो आगे, यहाँ आ जाओ, यहाँ पर भी देख लेते हैं। देखो नंदी लेस, पॉजिटिव नेगेटिव,
नंदीलेस, पॉजिटिव, नेगेटिव, और सब्जेक्ट और वर्ब आपको चाहिए। ये कुछ तरीके होते हैं इससे कि आप थोड़ा सा जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा भाई, और फर्दर मोर का मतलब तो एंड होता है, कंसिक्वेंटली का मतलब इसके कारण ये हो गया, मतलब आगे ये चीज होने लगी। ठीक है, तो मैंने पहले नंदीलेस मतलब डी और ई को पकड़ लेता हूँ। डी और ई में सब्जेक्ट और वर्ब है क्या, तभी ये बनेगा। आ जाओ। तो डी और ई में सब्जेक्ट और वर्ब है क्या, डी में सब्जेक्ट और वर्ब है क्या, विथ इंक्रीज स्क्रूटिनिटी द गवर्नमेंट में, यार है तो, द गवर्नमेंट में टाइटन रेगुलेशन एंड इम्पैक्टिंग यूजर, चलो यार इसमें तो है। एफ में भी है क्या, एक मिनट में भूल गया, और किसमें था, डी में था और ई में था। ई को चेक कर लेता हूँ, ई में सब्जेक्ट और वर्ब है क्या, तो स्कैमर्स एक्सप्लॉइट रेगुलेटरी गैप, यार ई में भी है, ई में भी है। अब एक काम करता हूँ, स्कैमर्स एक्सप्लॉइट रेगुलेटरी गैप्स मेकिंग रिकवरी चैलेंजिंग फॉर विक्टिम्स, तो एक्सप्लॉइट करना नेगेटिव बात है। तो ई के साथ जा क्या रहा था, एक तो इसको स्क्रॉल करने में टाइम लग रहा है, ई के साथ ए जा रहा है, मतलब दोनों में ए ही जा रहा है। ठीक है, तो ये नेगेटिव, ए पॉजिटिव है क्या, बिटकॉइन टच 45,000 ऑप्टिमिज्म ग्रुप, तो बिटकॉइन ने 45,000, ठीक है यार ये तो पॉजिटिव है, लेकिन इसके साथ ये आएगा क्या, स्कैमर एक्सप्लॉइट रेगुलेटरी गैप मेकिंग रिकवरी चैलेंजिंग फॉर विक्टिम्स, ये इसके साथ बैठेगा नहीं, भले ही पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा हो, लेकिन ये कॉन्टेक्चुअली नहीं बैठ रहा है, तो ये हटा दे। और ए के साथ डी बैठेगा क्या फिर, डी क्या हो रहा है, स्क्रूटिनिटी बढ़ा दी तो गवर्नमेंट को टाइट करनी पड़ेगी, रेगुलेशन इम्पैक्टिंग यूजर्स, इससे यूजर्स को इम्पैक्ट होगा। तो बिटकॉइन टच 45,000 ऑप्टिमिज्म ग्रू, तो आप कह सकते हैं $45,000 का इसमें पॉजिटिव देखने को मिला है। फिर आप बोल रहे हो नंदीलेस विथ इंक्रीज्ड स्क्रूटिनिटी, नहीं, नंदीलेस विथ इंक्रीज्ड स्क्रूटिनिटी, तो इसके बावजूद इंक्रीज स्क्रूटिनिटी, नंदीलेस का मतलब होता है इसके बावजूद, मतलब इन स्पाइट ऑफ, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नंदीलेस की, नेवरदीलेस की फुल फॉर्म होती है इन स्पाइट ऑफ डैट, इसके बावजूद भी ये हो गया, तो इन स्पाइट ऑफ डैट, तो इन स्पाइट ऑफ डैट विथ इंक्रीज स्क्रूटिनिटी, अगर इंक्रीज स्क्रूटिनिटी थी तो उसके बावजूद तो कोई नेगेटिव काम होना चाहिए था, आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि इंक्रीज स्क्रूटिनिटी थी और इसमें इतने का जंप देखने को मिला, ये तो बैठेगा नहीं, कॉन्टेक्चुअली तो गलत हो गया, मतलब ये वाला जो तरीका था वो इसमें काम नहीं आया, क्या करें। फिर एक काम करते हैं, सी बी और डी पढ़ते हैं, सी और एफ पढ़ते हैं, बी और ई पढ़ते हैं, फिर क्या चलते हैं घर पे, बी और डी को पढ़ते हैं, तो बी को पहले पढ़ लेता हूँ भाई अब मैं। सब में हर एक क्वेश्चन में सारी ट्रिक्स नहीं लगती है ना। तो इंक्रीज क्रिप्टो एडॉप्शन इन इंडिया रिजल्ट इन राइज इन क्रिप्टो क्राइम्स, तो बोला जा रहा है जैसे ही क्रिप्टो एडॉप्शन इंडिया में बढ़ रहा है तो उसके कारण क्राइम्स बढ़ रहे हैं। कंसिक्वेंटली मतलब इसी का क्या रिजल्ट आया, डी लगा रहा है, विथ इंक्रीज स्क्रूटिनिटी, कंसिक्वेंटली विथ इंक्रीज स्क्रूटिनिटी, नहीं यार, ओहो, नहीं, ये कॉन्टेक्चुअली नहीं बैठ रहा है, पढ़ेंगे तो नहीं बैठ रहा है, ये मुझे लग रहा है ये छोड़ देना चाहिए था, सबसे गलत डिसीजन कि मैं इस पर डाला रहा। अच्छा एक बार ई को भी पढ़ लेता हूँ, रुको, बी पढ़ा हुआ ही है, एक बार ई को पढ़ लेता हूँ। तो यहाँ पे बोला है क्रिप्टो करेंसी जो है उसका एडॉप्शन इंडिया में बढ़ रहा है, इसकी वजह से क्राइम बढ़ रहे हैं। तो फिर आपने बोला कंसिक्वेंटली, तो इसका रिजल्ट क्या आया, इसका रिजल्ट आया स्कैमर्स एक्सप्लोइट रेगुलेटरी गैप्स, तो स्कैमर्स जो है वो रेगुलेटरी गैप को एक्सप्लोइट कर रहे हैं, मेकिंग रिकवरी चैलेंजिंग फॉर विक्टिम्स, तो जो विक्टिम्स है, तो क्राइम्स हो गया, विक्टिम्स हो गया, हाँ, बी और ई बैठा है, ले भाई बी और ई लगा दे, थोड़ा डाउट है लेकिन हाँ ये ही बैठा है, क्राइम विक्टिम की बात हो रही है, बी और ई लगा दिया, चलो आगे, खत्म, खत्म। अब रुको 2 मिनट, अब बचा क्या, 17 क्वेश्चन हुए हैं, अब क्या बच रहा है, 2 क्वेश्चन और बच रहे थे, ये रहा बट वाला क्वेश्चन, ये भी कनेक्टर है। क्या बोल रहा है, इन ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो अ वर्ड इज गिवन फॉलोड बाय 4 स्टेटमेंट, फ्रॉम द ऑप्शन चूज द वन दैट प्रोवाइड द कॉम्बिनेशन दैट कैन ज्वाइन, ठीक है, हमें ज्वाइन करना है, कैसे भी करो आप। देखो बट आ गया, सबसे इजी वर्ड है बट, कैसे इजी है मैं बताता हूँ। देखो एक पॉजिटिव सेंटेंस लाओ और एक नेगेटिव लाओ, बात खत्म, और दोनों में लगभग सेम बातें हो। तो देखो चाइनीज साइंटिस्ट ने सजेस्ट करा है ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक एनालिसिस के बेसिस पे इन्होंने कुछ सजेस्ट करा है, दैट द स्केली आंट ईटिंग पेंगोलिन वाज द प्राइम सस्पेक्ट,
तो बोला गया जो आंट ईटिंग पेंगोलिन वॉज द प्राइम सस्पेक्ट, ये प्राइम सस्पेक्ट है, इन्होंने सजेस्ट करा है। ठीक है भाई, ये प्राइम सस्पेक्ट, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव मुझे तो नहीं पता चल रहा। आगे बढ़ता हूँ, बी क्या कह रहा है। अच्छा, एक मिनट, ए किस किस से जुड़ा हुआ है? ए जुड़ा हुआ है सी से, एक बार सी को पढ़ो। इट हैज बीन सीन विद अदर कोरोना वायरसेस, क्या इसके जगह में सीधा कोरोना वायरसेस लगा सकता हूँ बट के साथ? ए के बाद सी बोल रहा है ना, ये क्या मैं कोरोना वायरस लगा सकता हूँ? यहाँ कोई कोरोना वायरस की बात हो रही है क्या? दैट स्केली आंट ईटिंग पेंगोलिन वाज द प्राइम सस्पेक्ट। दैट इज स्केली, नहीं यार, नहीं पता नहीं चल रहा। इट हैज बीन सीन विद अदर कोरोना वायरसेस, और अगर मान लो लग भी रहा है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का सेंस नहीं दे रहा, तो मैं बटन नहीं लगा सकता, हटा दो। तो ये भी चले गया, ये भी चले गया। अब ए के साथ डी जा रहा है, एक बार डी को भी पढ़ लेते हैं। साइंटिस्ट हैव नाउ एग्जामिन दोज डाटा, कौन सा डाटा? जेनेटिक एनालिसिस वाला आ सकता है क्या? सकता है। अलोंग विथ थ्री अदर पेंगोलिन कोरोना वायरस जीनोम, अरे ये तो कोरोना वायरस से रिलेटेड था, मतलब ये ए के साथ सी बन सकता था, लेकिन इट हैज बीन सीन विथ अदर कोरोना वायरसेस, अदर कोरोना वायरसेस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं जा रहा ना, इसलिए मैं इसको नहीं बना पाया। ठीक है, genome studies released last week and say that although the animal is still a contender, तो जो एनिमल है अभी भी वो कंटेंडर बना हुआ है, ये एनिमल कोई होगा यार, पेंगोलिन कुछ होगा। द मिस्ट्री इज फार फ्रॉम सोल्व, लेकिन मिस्ट्री अभी सोल्व होने से बहुत दूर है। अब देखो कुछ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि आपस में, तो साइंटिस्ट ने सजेस्ट कर दिया जेनेटिक एनालिसिस के डाटा के ऊपर कि यार ये प्राइम सस्पेक्ट है, फिर आप कह रहे हो बट साइंटिस्ट हैव नाउ एग्जामिन दोज डाटा, लेकिन साइंटिस्ट अभी है ना उस डाटा को एग्जामिन कर रहे हैं, आ सकता है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है भाई, इन्होंने सजेस्ट करा लेकिन अभी भी वो एग्जामिन कर रहे हैं, अभी भी मिस्ट्री जो है वो बहुत दूर है सॉल्व होने से, तो एओडी आ सकता है, एओडी आ सकता है ना। एक बार ये ऑप्शन बच रहा है ना, सिर्फ इसको भी पढ़ के तसल्ली ले लेता हूँ। साइंटिस्ट एज्यूम दैट दी पैथोजन जम्प टू पीपल फ्रॉम एन एनिमल, तो साइंटिस्ट जो है वो ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो पैथोजन है वो जम्प टू पीपल, तो वो एनिमल से पीपल में जंप कर रहा है, मतलब जा रहा है, लेकिन साइंटिस्ट हैव नाउ एग्जामिन दोज डाटा, तो यहाँ पे तो दोज डाटा का रेफरेंस ही नहीं है, यहाँ पे तो था रेफरेंस, तो इसलिए ए और डी के साथ जाऊंगा मैं, बी और डी के साथ नहीं जाऊंगा। ले भाई, हो गया कंफर्म आंसर। इफ इफ मैं बोलूंगा बहुत टफ वर्ड होता है अगर कनेक्टर के तौर पे आता है, तो क्यों? क्योंकि आपको इसके बाद कंडीशन देखनी पड़ती है, कंडीशन समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी ट्राई करेंगे अपन। कैसे ट्राई करेंगे, ए को पढ़ते हैं। वी वॉन्ट टू बी एबल टू प्रिडिक्ट, वी वॉन्ट टू बी एबल टू प्रिडिक्ट विच वायरसेस आर मोस्ट लाइकली टू इन्फेक्ट ह्यूमन, तो बोला जा रहा है कि यार कौन सा वायरस ह्यूमन को इन्फेक्ट कर रहा है। वी वॉन्ट टू बी एबल टू प्रिडिक्ट, तो हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। ठीक है भाई, ए के साथ बी लगा रहा है, पढ़ लेता हूँ। स्पीसीज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द होस्ट वॉज लॉस्ट, अब मैं इफ लगा करके पढ़ता हूँ। इफ स्पीसीज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द होस्ट वाज लॉस्ट, तो स्पेसिफिक, तो स्पीसीज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो थी वो लॉस्ट हो गई है, जैसे कि पॉपुलेशन साइज डेंसिटी स्पीसीज। अब देखिए सुनिएगा, हम अगर प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो हम ये बोलेंगे क्या, अगर ये चीज लॉस्ट हो गई है तो, अगर हम कुछ चीज प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ होना चाहिए ना, तो हम ये थोड़ा ना बोल सकते हैं विद इफ, अगर ये इंफॉर्मेशन अबाउट द होस्ट वाज लॉस्ट, अगर ये लॉस्ट हो गई तो हमें बोलना चाहिए था हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे बोलना चाहिए था वी वोंट वी वोंट टू बी अनेबल, अनेबल आना चाहिए था, या डू नॉट, मतलब अपन प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, है ना, डू नॉट प्रिडिक्ट, ऐसा होता तब ए और बी बन जाता। तो अभी तो टाइम हो गया, कोई बात नहीं, थोड़े अटेम्प्ट कम हुए, लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल में लेके गया और एक्सप्लेन करते हुए गया। 18 क्वेश्चन अपन ने करे और आपके सामने 18 आपको दिखा करके लगाए हैं, 18 मार्क्स एक्यूरेट आए हैं। अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करता तो मैं आराम से 25 प्लस निकल सकता था, हो सकता है मैं 30 टच कर जाता, है ना, हो सकता है, अभी बोल नहीं सकते कुछ। लेकिन हाँ, अगर आप जब भी मौक दो तो आप देखो क्या आप ऐसे इस कंफर्ट जोन के साथ दे सकते हैं क्या ये पेपर, क्या आप इस तरीके से पेपर देते हैं? मैं ऐसा नहीं, मैं स्लो पढ़ा, मैं एक्सप्लेन कर रहा था, आपको फास्ट ही जाना है, लेकिन आपको वही क्वेश्चन करना है जिसमें आपको श्योरिटी हो। अब मैं चलता हूँ, आपको जो क्वेश्चन छूटे हैं ना उसके ऊपर लेकर के चलता हूँ। तो सबसे पहले तो उस पे आ जाता हूँ जो अपन कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है यार हमें एबल टू प्रिडिक्ट, तो ये कह रहा है लोस्ट, तो ये इफ के साथ बैठेगा नहीं, इफ लगा हुआ है ना, इसलिए नहीं बैठेगा। अगर बट होता तो हम कहते हैं यार लेकिन हमारे पास वो इंफॉर्मेशन तो है ही नहीं,
हम चाहते हैं प्रेडिक्ट करना लेकिन है ही नहीं इन्फॉर्मेशन। बट होता तो आ जाता, इसलिए इफ है ना, इसलिए नहीं आ रहा। तो ए के साथ बी नहीं आ रहा है, कंफर्म हो जाता है ए के साथ बी नहीं आ रहा है। तो एक काम करता हूँ, थोड़ा सा जूम कम कर लेता हूँ। ए के साथ बी नहीं आ रहा, तो ए के साथ बी वाले ऑप्शन सारे गलत हैं। ए के साथ डी को पढ़ता हूँ मैं यहाँ पर। दी traits of the virus might be more informative than the traits of the host। ये भी मुझे सही नहीं लग रहा है, मैंने कहा ना थोड़ा टफ होता है। एक मिनट, दी ट्रेड्स ऑफ द वायरसेस माइट बी मोर इन्फॉर्मेटिव। इफ, अगर मैं इफ लगा के पढ़ूं तो, वी वांट टू बी एबल टू प्रिडिक्ट विच वायरसेस आर मोस्ट लाइकली टू इन्फेक्ट ह्यूमन। कौन से वायरस जो हैं वो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इन्फेक्ट कर देंगे ह्यूमंस को, अगर हम ये जानना चाहते हैं। इफ द ट्रेड्स ऑफ द वायरसेस माइट बी मोर इन्फॉर्मेटिव, अगर वो जो ट्रेड्स होंगे, ट्रेड्स का मतलब आप क्या कह सकते हैं, ट्रेड्स का मतलब आप मेथड कह सकते हैं, ट्रेड्स का मतलब आप यहाँ पे सिम्टम्स भी बोल सकते हैं। ट्रेड्स एक्चुअली हर जगह फिट हो जाता है। तो जो ट्रेड्स ऑफ द वायरस माइट बी मोर इन्फॉर्मेटिव देन द ट्रेड्स ऑफ द होस्ट। अगर वो ट्रेड्स ऑफ द होस्ट से जो वायरस के ट्रेड्स हैं वो ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, तब हम वॉन्ट टू बी एबल टू प्रिडिक्ट, तब हम उसको प्रिडिक्ट कर पाएंगे। बैठ तो रहा है यार, लेकिन रिक्स है। मैं इसको स्किप करता एग्जाम के अंदर, क्योंकि इफ वाले थोड़े से टफ होते हैं, और ये मेरे को लग रहा बैठ जाएगा, पर लग भी रहा है कि माइट आ गया, माइट इफ लगा रहे हो, माइट बी लगा रहे हो, तो थोड़ा सा डाउट हो रहा है। नहीं लगाऊंगा, इसको नहीं करूंगा, है ना। चलो चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या है। एक मिनट रुको ना, अभी बी भी तो बच रहा है। पर ए वाले ऑप्शन ही कट हो गए, ये तो बैठ नहीं रहा। बी और सी को पढ़ लेता हूँ। तो स्पेसिस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट दी होस्ट वाज लॉस्ट, गुम गई है वो इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो गुम गई है। इफ ऑल दीज फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस वायरल डाइवर्सिटी एंड ट्रांसमिशन, नहीं, इफ दीज फैक्टर आर लॉस्ट, नहीं नहीं नहीं, अगर अपन ऐसे बोलते इफ दीज फैक्टर आर अवेलेबल देन वी हैव टू फाइंड आउट द मेजर इशू या कोर इशू। तो इसके बाद हमें बोलना चाहिए था ये सारी चीजें खो गई हैं, अगर ये हमारे पास होती। तो कह रहा है ऑल दिस फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस, तो ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बात बैठेगी नहीं। तो बी और सी भी नहीं आ रहा, या तो इसका आंसर ए और डी होगा। ए और बी तो नहीं बैठ रहा है, पर मैं इसको स्किप करता हूँ, आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। तो ए और डी आंसर। देखा आपने, अगर आपको लग रहा है, ऐसा होगा बहुत बार, आपको लगेगा ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, तो जबरदस्ती उसको बनाना नहीं। वो डिपेंड करेगा आपके लेवल के ऊपर, आप और क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। देखो, हर टीचर भी सारे क्वेश्चन नहीं बना सकता, मेंस के, प्री के भी नहीं बना सकता, सारे क्वेश्चन किसी से नहीं बन सकते। अगर एग्जामिनर ने कुछ क्वेश्चन में कुछ ऐसा खतरनाक खेल खेला है, तो हम नहीं पकड़ सकते। हाँ, बस अपन कोशिश कर सकते हैं, जो हमें लगेगा हाँ हमारे को 100% कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो हम बना ले जाएंगे। तो आपके सामने मैंने यहाँ पर करे टोटल 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन करे, 18 मार्क्स आए मेरे। और ये जो क्वेश्चंस करे आपको दिखा दिखा के करे, और आपने आई होप इस क्लास को देखा होगा, ऑब्जर्व करा होगा चीजों को, मैं कैसे ऑप्शंस को सेलेक्ट करता हूँ, मैं कैसे एलिमिनेट करता हूँ। अब आपको क्या करना है, यही सारी चीजें आपको कोई भी एक सेक्शन लगाना है, कोई भी सेक्शनर आप लगाइए, ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करिए। अब देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, आपको ये लग रहा होगा सर 18 अटेम्प्ट कम नहीं है, देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा था। आप है ना, अटेम्प्ट के पीछे मत भागो। क्यों नहीं भागो अटेम्प्ट के पीछे, है ना, क्योंकि मेंस है। अगर मेंस है, अगर डिफिकल्ट लेवल आ गया, अगर लेवल बढ़ गया, डिफिकल्ट हो गया, तो आपके अटेम्प्ट तो गिरेंगे ही ना। अब ऐसा तो नहीं है मैं जानबूझ के यार ये आंसर आ रहा है, मैं जानबूझ के ऐसे माउस ला रहा हूँ, यूं ऐसे माउस ला रहा हूँ, ऐसे फिर लगा रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं। मैं तो मेरा पूरा कोशिश कर रहा था लगाने की, मैं एक्सप्लेन कर रहा था, इसलिए मेरे कम अटेम्प्ट हुए, आपके ज्यादा अटेम्प्ट हो सकते थे। आपको बस 100% एक्यूरेसी पे रहना है। वो कब रहेगा, जब आपको रीजन पता होंगे कि आप कौन सा क्वेश्चन क्यों लगा रहे हो, कौन सा ऑप्शन क्यों टिक लगा रहे हो, आपको रीजंस पता होंगे तो। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये क्लास यहीं तक रखता हूँ, ज्यादा बड़ी क्लास ना हो जाए। मैं चाहता था 40 मिनट के अंदर अंदर एक क्लास रहे, अब मुझे पता नहीं है क्लास कितनी हो गई होगी। ठीक है, तो अब इसमें जो आरसी बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है इसके अंदर, अच्छा ये एरर बची हुई है, 3 एरर है ये। ठीक है, और ये भी आरसी है,
ये कर लिया और ये पैराजंपल है। तो एक काम करेंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में रखते हैं, पैराजंपल आरसी नेक्स्ट क्लास में करता हूँ ऐसे ही टाइमर के साथ। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा, प्लीज कमेंट में बताइएगा आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी। क्या आप लोग ऐसे अटेम्प्ट करेंगे और अटेम्प्ट करके जरूर बताएंगे इसी क्लास के नीचे कि क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, आप पहले कैसे अटेम्प्ट करते थे, ये क्लास देखने के बाद आपका कुछ माइंडसेट चेंज हुआ क्या, सारी चीजें आप लोग मुझे बताइएगा। आपके सामने देखिए, मैं पहले इजी क्वेश्चन पे गया, फिर मैंने इसको कैसे एलिमिनेट करा, अप्रोचेस आपने कुछ सीखी होंगी। 12% का डाटा था यहाँ पर, लेकिन जब अपन ने यहाँ पर देखा कि यार कुछ ग्रामर के रूल लग रहे हैं, कुछ रीडिंग लग रही है, तो हमारा आंसर आ गया। तो ये सारी चीजें ना बहुत मायने रखती हैं। अगर आपको ऐसी चीजें सीखनी है, क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट वीक आएगा पेड बैच के अंदर, अभी तो शेड्यूल फिक्स्ड है इस वीक का, तो नेक्स्ट वीक का जो शेड्यूल है उसमें मैं सिर्फ लाइव मॉक देने वाला हूँ। मतलब मैं पेड बैच के अंदर ऐसे ही लाइव मॉक देने वाला हूँ और मैं उस समय दोनों अटेम्प्ट करूंगा। मतलब मुझे 40 40 में से मुझे मैक्सिमम मार्क्स खींचने हैं उस 35 मिनट में। तो मैं दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके कुछ आरसी के क्वेश्चन, कुछ मिक्स क्वेश्चन, मतलब मैं कैसे रियल एग्जाम में पूरा पेपर टैकल करने वाला हूँ, वो सारी चीजें दिखाऊंगा मैं लाइव मॉक के दौरान नेक्स्ट वीक में, और वो होगा पेड बैच में। अगर आप पेड बैच लेना चाहते हैं, सिर्फ 200 रुपीज में आप एसबीआई क्लर्क मींस का पूरा बैच ले सकते हैं। उसके अंदर आपको बिल्कुल डिटेल में बहुत जीरो से हाई लेवल तक मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। आज ही एक वोकैब की तगड़ी क्लास हुई है ना, वोकैब भी स्ट्रॉन्ग करवा रहा हूँ, रीडिंग भी स्ट्रॉन्ग करवा रहा हूँ। ऐसी वोकैबलरी, बहुत शानदार वोकैबलरी आज अपने कवर करी, रीडिंग करवा रहा हूँ और ग्रामर करवा रहा हूँ, सब कुछ लेकर के चल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मुझसे पढ़ा हुआ स्टूडेंट हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग हो और उसके अंदर कॉन्फिडेंस रहे एग्जाम देने जाने से पहले। तो प्लीज कमेंट करिएगा, बताइएगा कैसी लगी आपको क्लास, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के आप कोर्स को बाय कर सकते हैं। और कोई डाउट हो, कुछ कंफ्यूजन हो, पूछिएगा, उसका मैं रिप्लाई जरूर दूंगा आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।